स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लेकर आए हैं इंटरनेशनल बिजनेस मोस्ट एक्सपेक्टेड 10 क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, जिससे मिलेंगे आपको एक अच्छे मार्क्स। आई होप आपके पेपर की तैयारी अच्छी चल रही है, एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चल रही है और हम इसे और भी अच्छा करने लाए हैं ताकि आपको मिल सके अच्छे से अच्छे मार्क्स, वो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ। तो हेयर आर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल बिजनेस? हाउ डज डोमेस्टिक बिजनेस डिफर फ्रॉम इंटरनेशनल बिजनेस? मई 23-24 में ये क्वेश्चन आ चुका है और अभी इस बार भी आने के पूरे चांसेस हैं। मई 23, जून 24, जून 25 में ये क्वेश्चन आ चुका है। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल बिजनेस? इंटरनेशनल बिजनेस से आप क्या समझते हैं, कैसे वो डोमेस्टिक बिजनेस से डिफरेंट है? तो एज वी नो, इंटरनेशनल बिजनेस रेफ़र करते हैं टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, कैपिटल, नॉलेज अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स, यानी इंटरनेशनल लेवल पर अक्रॉस द बॉर्डर जब गुड्स सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता है। इट इंक्लूड एन एक्टिविटीज सच एज एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, licensing, joint venture between the countries. It is conducted to expand market, increase profit, access resources and benefit from global opportunities. तो इंटरनेशनल बिजनेस अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स की जाने वाला एक्सचेंज है, जबकि डोमेस्टिक बिजनेस क्या है? डोमेस्टिक बिजनेस किस तरह से डिफ़र है इंटरनेशनल बिजनेस से? तो इन सेवरल इंपॉर्टेंट वेज ये डिफ़र है। डोमेस्टिक बिजनेस इज़ कैरिड आउट विद इन द बाउंड्रीज ऑफ वन कंट्री, जैसे कि इंडिया में किया जाने वाला बिजनेस, आप इंडिया में ही रहते हैं और इंडिया में ही बिजनेस कर रहे हैं, तो दैट इज़ योर डोमेस्टिक बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस मतलब आप इंडिया में रहते हैं लेकिन आप अपना एक्सपोर्ट कर रहे हैं दुबई में, वहाँ पर भी आप मल्टीपल अदर कंट्रीज़ के साथ भी आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये आपका इंटरनेशनल बिजनेस है। इन डोमेस्टिक बिजनेस देयर इज़ वन करेंसी, बट द इंटरनेशनल बिजनेस मल्टीपल करेंसीज आर इन्वॉल्व, लीडिंग टू एक्सचेंज रेट रिस्क। डोमेस्टिक बिजनेस फेसेस यूनिफॉर्म लॉ रेगुलेशन, एक जैसा। अब डोमेस्टिक बिजनेस में क्या होगा, कंट्री के विद इन द बिजनेस है तो कंट्री का एक जो लॉ है उसे ही आप लॉ और रेगुलेशंस जो हैं उसे ही फॉलो करना होगा। बट इंटरनेशनल लेवल पर क्या होगा, जिस कंट्री के साथ आप बिजनेस कर रहे हैं उस कंट्रीज़ के लॉज का भी आपको ध्यान रखना होगा, उनकी ट्रेड पॉलिसीज़ को भी आपको डील करना होगा। तो कल्चरल लैंग्वेज डिफरेंसेस जो है वो आ जाते हैं डोमेस्टिक बिजनेस, बट द इंटरनेशनल बिजनेस इन्वॉल्व करता है डाइवर्स कल्चर, लैंग्वेजेस, कंज्यूमर प्रेफरेंस में मेकिंग ऑपरेशन मोर कॉम्प्लेक्स। ये थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है, हायर लेवल पर हो जाता है, थोड़ी अनसर्टेनिटी बनी रहती है। समटाइम पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल, लोकल शॉप सेलिंग प्रोडक्ट विद इन इंडिया इज इंगेज इन डोमेस्टिक बिजनेस, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। वाइल अ कंपनी एक्सपोर्टिंग गुड फ्रॉम इंडिया टू USA इज इन्वॉल्व अ इंटरनेशनल बिजनेस। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। एक्सप्लेन द वेरियस मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस स्टेटिंग द मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ ईच मोड। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जून 25 में आ चुका है। आंसर इज मोड ऑफ एंट्री। मोड ऑफ एंट्री क्या चीज़ होती है? तो इंटरनेशनल बिजनेस रेफर to the different ways through which a firm enter and operate in foreign market. The choice of mode depend on the risk, investment, control and market condition. जिस भी मेथड से, जिस भी तरीके से जो है वो इंटरनेशनल बिजनेस के थ्रू आप फॉरेन मार्केट को ऑपरेट करते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ एक्सपोर्टिंग, सेलिंग गुड प्रोड्यूस्ड इन होम कंट्री टू फॉरेन कंट्री। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसा भी हो सकता है। इट इज़ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन मोड, सबसे मोस्ट कॉमन मोड है ये। मेरिट क्या है इसके? रिक्वायर लो इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, लेस रिस्क है, इजी एंट्री है, इजी एग्जिट है, सुटेबल फॉर बिगनर्स। डीमेरिट्स क्या है? लिमिटेड कंट्रोल ओवर द फॉरेन मार्केट, हाई ट्रांसपोर्ट एंड तारिफ कॉस्ट, टैक्सेस वगैरह ज़्यादा है। सेकेंड वन इज़ लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग, तो अलाउइंग द फॉरेन कंपनी टू यूज़ पेटेंट, ट्रेडमार्क, बिजनेस मॉडल्स फॉर अ फी रॉयल्टी। मेरिट्स, लो कैपिटल रिक्वायरमेंट, आपकी क्विक मार्केट एंट्री, रिड्यूस रिस्क, अर्न रॉयल्टी इनकम। डीमेरिट्स क्या होंगे? लॉस ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, रिस्क ऑफ टेक्नोलॉजी मिसयूज़ हो सकता है, आपकी टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ हो सकता है, लिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल रहता है इसके अंदर। थर्ड इज़ जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर क्या है? फॉर्मिंग एंड पार्टनरशिप विद इन द फॉरेन कंपनी टू शेयर ओनरशिप, रिस्क एंड प्रॉफिट क्या होंगे इसके? मेरिट क्या होगा? जो आप शेयर करते हैं रिस्क और इन्वेस्टमेंट, अकेले आपको सोल प्रॉपर्टरशिप नहीं होगा एक तरीके से, तो आपका जो रिस्क और इन्वेस्टमेंट है वो शेयर्ड हो जाएगा। जबकि डीमेरिट में क्या होगा? कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं पार्टनर्स के साथ, शेयर प्रॉफिट है, आपको होली प्रॉफिट नहीं मिलेगा, डिसीजन मेकिंग में भी कॉम्प्लेक्स मुश्किल हो सकती है, उनके व्यूज़ आपसे कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। होली ओन्ड सब्सिडरीज, अ कंपनी सेट अप एक्वायर फुल ओनरशिप, तो
जैसे जॉइंट वेंचर में यहाँ पर मर्जर मतलब कंपनी के साथ शेयर हो रहा था, यहाँ पर ऐसा नहीं है। होली ओन्ड सब्सिडरीज़ के अंदर फुल ओनरशिप होगी इन अ फॉरेन कंट्री, तो आपके पास पूरा का पूरा कंट्रोल हो जाएगा। तो मेरिट के अंदर पहला यही आएगा ऑफ कोर्स, फुल कंट्रोल ओवर ऑपरेशंस, हायर प्रॉफिट है, सारा प्रॉफिट आप ही का है, स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रेजेंस होगी आपकी, अपनी एक प्रेजेंस आप छोड़ सकते हैं। डीमेरिट्स क्या है? हाई इन्वेस्टमेंट होगा, हाई रिस्क होगा, स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रेगुलेशंस हो सकते हैं। फिफ्थ है स्ट्रेटेजिक अलाइंसेस एग्रीमेंट बिटवीन फर्म टू कॉपरेट विदाउट द फॉर्मिंग इन अ न्यू यूनिटली। तो क्या चीज़ है? मार्केट आपके मेरिट्स क्या हैं? फ्लेक्सिबिलिटी है, शेयरिंग ऑफ स्किल एंड रिसोर्सेज हैं, जबकि डीमेरिट्स क्या है? लैक ऑफ फुल कंट्रोल है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर कर आप लिखेंगे तभी आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन हाउ इंटरनेशनल बिजनेस प्रैक्टिस इंक्रीजिंगली अलाइन विद सस्टेनेबिलिटी गोल एंड हाउ डू दे कॉन्ट्रीब्यूट टू द अचीवमेंट ऑफ SDG। जून 24 जून 25 दोनों ही साल में क्वेश्चन आए हैं, तो अब आप समझ लीजिए कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंटरनेशनल बिजनेस प्रैक्टिसेस टुडे आर इंक्रीजिंगली अलाइन विद सस्टेनेबिलिटी गोल। आज के समय में क्या हो रहा है? आज के समय में इंटरनेशनल बिजनेस में सस्टेनेबिलिटी गोल को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। मीनिंग कंपनीज ऑपरेट कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को। सस्टेनेबिलिटी गोल आपको पता है ना कि हम इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचाए बगैर ऐसे प्रोडक्ट बनाएं या ऐसी चीज़ों को यूज़ करें जिनको कि आज की जनरेशन भी यूज़ करे और फर्दर जनरेशन के लिए भी हम सेव कर सकें, यानी हम इन्वायरमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट कर सकें, उसे नुकसान ना पहुंचाएं। तो ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अभी जो बिज़नेस हो रहे हैं वो इस बात को ध्यान में रखकर किए जा रहे हैं, स्पेशली इंटरनेशनल बिजनेसेस में। फर्म आर इंटीग्रेटिंग सस्टेनेबिलिटी इनटू द ग्लोबल स्ट्रैटेजी ड्यू टू कंज्यूमर अवेयरनेस, गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी। तो फर्स्टली क्या हो रहा है? मल्टीनेशनल कंपनीज अडॉप्ट करी हैं इको फ्रेंडली प्रोडक्शन मेथड सच एज रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन, यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी एंड मिनिमाइजिंग वेस्ट कम से कम हो, तभी तो हम इन्वायरमेंट को हार्म करने से रोक सकते हैं। दिस हेल्प प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट को जो है वो प्रोटेक्ट करेगा। सेकेंडली क्या चीज़ है? फर्म इंश्योर करती है एथिकल सोर्सिंग, फेयर लेबर प्रैक्टिसेस, ग्लोबल सप्लाई चेन्स, प्रमोट करती है ह्यूमन राइट्स को, फेयर वेजेस देने को, सेफ वर्किंग कंडीशन को। थर्डली कंपनीज इन्वेस्ट करती है सस्टेनेबल इनोवेशन को, ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ को। अभी आपने देखा होगा बड़े बड़े मॉल्स है, बड़ी जो ब्रांडेड शॉप्स होती हैं उनमें आपको पेपर बैग्स दिया जाता है बिकॉज इको फ्रेंडली, मतलब इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान दिया जाए। तो पॉलीथीन वगैरह का जो प्लास्टिक वगैरह का यूज़ है उससे बंद किया गया है। एडिशनली बिजनेस इंगेज करता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR एक्टिविटी लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर, कम्युनिटी डेवलपमेंट इन होस्ट कंट्रीज़। तो ये प्रैक्टिसेस डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करती हैं अचीवमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर। तो 17 ग्लोबल गोल्स हैं जिनका एम है क्रिएट करना बेटर सस्टेनेबल फ्यूचर को, और जिसके एग्जाम्पल यहाँ पर गिवन है। एक्सप्लेन इन डिटेल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। जून 2024 में क्वेश्चन आ रखा है। आंसर इज द थ्योरी कंसिस्ट द 3 मेन स्टेजेस। इसके 3 मेन स्टेजेस हैं। 3 मेन स्टेजेस कौन से हैं? फर्स्ट वन इज़ न्यू प्रोडक्ट स्टेज, इंट्रोडक्शन स्टेज है ये। तो इंट्रोडक्शन स्टेज का क्या मतलब है? तो ये स्टेज वो स्टेज है जहाँ पर नया प्रोडक्ट जो है वो डेवलप किया जाता है और इंट्रोड्यूस किया जाता है, और बेसिकली ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में होता है क्योंकि वहाँ पर हाई इनकम है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, स्ट्रॉन्ग डिमांड है इनोवेशन की। तो प्रोडक्शन जो है वो स्मॉल स्केल और क्लोज टू मार्केट, अंडरस्टैंड द कंज्यूमर नीड्स, वो जानते हैं कंज्यूमर नीड्स को। एक्सपोर्ट लिमिटेड होता है एंड द फर्म इंजॉय अ मोनोपोली, उन्हीं की मोनोपोली होती है इसके अंदर। एग्जाम्पल न्यू टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट लाइक जैसे इनोवेटिव स्मार्टफोन। तो सबसे पहले जब स्मार्टफोन लॉन्च हुआ तो डेवलप्ड कंट्री में हुआ, फिर सेकंड स्टेज आती है जब वो प्रोडक्ट लॉन्च हो जाता है, उसके बाद सेकंड स्टेज आती है। सेकंड स्टेज क्या है? ग्रोथ स्टेज, यानी मैच्योरिंग प्रोडक्ट स्टेज। अब डिमांड धीरे धीरे क्या होता है? डिमांड बढ़ती जाती है। जैसे हमने किसकी बात करी है? जैसे हमने स्मार्टफोन की बात करी। तो स्मार्टफोन एक बार अगर पॉपुलैरिटी में आ गया तो फिर धीरे धीरे क्या होगा? कंपनी एक्सपेंड कर देती है प्रोडक्शन को, डिमांड बढ़ जाती है और फिर वो ग्लोबली एक्सपोर्ट होने लग जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है? वो शिफ्ट हो जाता है सम प्रोडक्शन ऑफ अदर कंट्रीज़, बाकी कंट्रीज़ में भी वो चला जाता है। अब जब वो सब जगह बिकने लग जाता है तो क्या होता है? थर्ड स्टेज आती है, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट स्टेज। तो अब डेक्लाइन स्टेज है ये। अब इस स्टेज में क्या होगा? प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही कॉमन हो गया, सभी के पास आ गया, वाइडली एक्सेप्टेड हो गया। अब प्रोडक्शन जो है वो शिफ्ट हो जाता है लो कॉस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास, क्योंकि वहाँ पर क्या है? चीपर लेबर है, रिसोर्सेज हैं, और जो ओरिजिनल इनोवेटिव कंट्री थी वो स्टार्ट कर देती है, इवन वो भी स्टार्ट कर देती है उसे इंपोर्ट करना, क्योंकि अब उसे वो चीपर रेट में मिल रहा है दूसरी जगह से। तो कंपटीशन जो है वो बढ़ने की वजह से डिक्लाइन हो जाता है आपका
तो मैनी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जैसे एग्जांपल में लेते हैं कि नाउ अब ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो हैं वो चाइना या वियतनाम जैसी कंट्रीज एक्सपोर्ट कर रही है वर्ल्ड वाइड। कंक्लूजन भी यही है हमारा, द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी हाईलाइट करती है इंटरनेशनल ट्रेड पैटर्न को, उसे बताती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ FDI, व्हाट आर इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल बिजनेस। तो बच्चों ये जून 2024-2025 में आ चुका है, तो इस साल भी आने के इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, आप इसे बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विच इज़ FDI रेफर टू एन इन्वेस्टमेंट made by company or individual of one country into business operation located in another country, which objective of establishing control and long-term interest. It includes setting up subsidiaries, acquiring foreign firm and expanding operation abroad. तो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा FDI का ऑन ग्लोबल बिजनेस? FDI प्रमोट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को बाय ब्रिंगिंग इन कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड मार्जिनल एक्सपर्टीज ऑफ होस्ट कंट्री। इट लेट द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है, नई इंडस्ट्रीज़ खुल रही हैं, प्रोजेक्ट बन रहे हैं, एस्टेब्लिश हो रहे हैं। FDI इसके अलावा इन्हांस करता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एंड इनोवेशन को, इम्प्रूव करता है प्रोडक्टिविटी को, एफिशिएंसी को, इंक्रीज़ करता है ग्लोबल ट्रेड एंड इंटीग्रेशन को। मल्टीनेशनल कंपनी एक्सपेंड करती हैं नेटवर्क अक्रॉस द कंट्रीज़। एडिशनली इट हेल्प टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड इम्प्रूव द ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है FDI के? FDI may lead the exploitation of resources and labor, especially in developing countries. Regulation may be weaker. It can create economic dependence on foreign company. फॉरेन कंपनी पे डिपेंडेंस बढ़ जाती है। रिड्यूसिंग द कंट्रोल ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री, उनका कंट्रोल कम हो जाता है। दिस इज़ ऑल्सो द रिस्क ऑफ प्रॉफिट रिपार्टीशन, और जो प्रॉफिट है वो भी होम कंट्री का कम हो जाता है। तो इस तरह से ये इसकी लिमिटेशंस हैं। आप और भी लिख सकते हैं इसके बारे में। FDI प्ले करता है एक वाइटल रोल ग्लोबल बिजनेस के अंदर, प्रमोट करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट को, अगर उसे प्रॉपरली जो है वो मैनेज किया जाए। व्हाट इज़ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? एक्सप्लेन इट्स रोल एज अ रेगुलेटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। जून 2024 में ये क्वेश्चन आ चुका है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज़ है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। नाम से ही पता चल रहा है आपको, ट्रेडिंग से रिलेटेड है, ये भी आपको नाम से ही पता चल रहा है। तो वही आपने लिखना है कि क्या करवाता है, ये रेगुलेट करवाता है, फैसिलिटेट कराता है ट्रेड को बिटवीन कंट्रीज़ बाय एस्टेब्लिशिंग रूल्स फॉर ग्लोबल कॉमर्स। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1995 में, रिप्लेसिंग GATT। इसके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे? प्रमोटिंग करना फ्री, फेयर, स्मूथ ट्रेड इंटरनेशनल लेवल पर। WTO प्ले करता है सिग्निफिकेंस रोल रेगुलेटर की तरह वर्ल्ड ट्रेड में। किस तरीके से करता है? तो पहली चीज़ फर्स्ट, इन्फोर्स करता है ट्रेड को रूल्स के हिसाब से करने, जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको इंश्योर कराता है, ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस वगैरह का ध्यान रखता है। जो भी ट्रेड बैरियर्स हैं उनको रिड्यूस करने की पूरी जो के लिए जो है वो रूल्स बनाता है, तारीफ और कोटास को सेटल करवाता है। सेकेंडली क्या करता है? सेकेंडली ये फोरम है ट्रेड नेगोशिएशन करने का। कंट्रीज़ यहाँ पर बैठकर डिस्कस करती हैं, लिबरलाइज करती हैं ट्रेड पॉलिसीज़ को, प्रमोट करती हैं ग्लोबलाइजेशन को। थर्डली WTO प्रोवाइड करता है डिस्प्यूट सेटलमेंट। अगर कंट्रीज़ का किसी का आपस में डिस्प्यूट हो जाता है तो ये उसे सॉल्व करने के लिए एक फोरम प्रोवाइड करता है, हेल्प करता है कंट्रीज़ को रिसॉल्व करने के लिए अपने ट्रेडिंग कन्फ्लिक्ट पीसफुल मैनर में ट्रेड जो है वो करने में हेल्प करता है। फोर्थली ये इंश्योर करता है नॉन डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशंस ना हो, रूल्स रेगुलेशंस प्रॉपर फॉलो किए जाएँ, मोस्ट फेवर्ड नेशन और नेशनल ट्रीटमेंट के जैसा कुछ ना हो, इक्वल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मिले। फिफ्थली WTO कंडक्ट करता है ट्रेड पॉलिसी रिव्यू को, मॉनिटर करता है ट्रेड पॉलिसीज़ को। लास्टली इट प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस देता है, सपोर्ट देता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को, उन्हें हेल्प करता है ताकि वो ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम में अच्छे से ट्रेड कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट? एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस इन ग्लोबल बिजनेस। May 23, May 24, जून 25 में क्वेश्चन आ चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से मार्क कर लीजिए और ज़रूर इसे अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे आप इसे समझने के बाद। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेक्स मार्केट भी कहते हैं हम इसे। ग्लोबल मार्केट है वेयर करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज आर ब्रॉड एंड सोल्ड। डिफरेंट कंट्रीज़ की जो करेंसीज हैं वो बेची और ख़रीदी जाती हैं। इट फैसिलिटेट द कन्वर्जन ऑफ वन करेंसी इंटू अनदर एंड डिटरमाइन द एक्सचेंज रेट at which currencies are traded. It is largest financial market in the world, operating 24 hours across major financial centers. The foreign exchange market hold करता है great significance global business के अंदर। सबसे पहले फर्स्टली ये इंटरनेशनल ट्रेड
और पेमेंट्स, इंपोर्टर एक्सपोर्टर, फॉरेन करेंसी, इन सब क्या को सेटल करता है इनके ट्रांजेक्शन्स को। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडियन इंपोर्टर की बात करें तो मस्ट कन्वर्ट द रुपी इनटू डॉलर, उसे डॉलर में फॉरेन सप्लायर्स के लिए डॉलर में कन्वर्ट करना होगा उसे। इट हेल्प टू डिटरमाइनिंग एक्सचेंज रेट विच इन्फ्लुएंस प्राइसिंग, कॉस्ट, प्रॉफिटेबिलिटी ट्रांजेक्शन। थर्डली ये प्रोवाइड करता है मैकेनिज्म फॉरेन एक्सचेंज के लिए, उसे प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द फ्लक्चुएशन ऑफ द करेंसी, ठीक है। मोर ओवर द फॉरेक्स मार्केट फैसिलिटेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इनेबलिंग इन्वेस्टर टू कन्वर्ट करेंसी वाइल इन्वेस्टिंग इन अदर कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से मार्क कर लीजिए, इसे बिल्कुल मिस नहीं करना है आपने, ये तो आना ही है, जून 2025 में भी आ रखा है और आना ही है ये क्वेश्चन, आपने बहुत अच्छे से करना है। तो माइकल पोर्टर की थ्योरी है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की। तो माइकल पोर्टर थ्योरी क्या बताती है? इसे डायमंड मॉडल भी कहते हैं। ये एक्सप्लेन करती है वाई सर्टन कंट्रीज एंड फर्म आर एबल टू अचीव एंड सस्टेन सक्सेस इन इंटरनेशनल मार्केट। ये थ्योरी बताती है कि कैसे कुछ कंट्रीज़ और फर्म्स एबल हुई है और उन्होंने अचीव किया है सक्सेस को इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। तो उनके अकॉर्डिंगली ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पर जिन्हें यहाँ पर बताया गया। थ्योरी बेस्ड है 4 मेजर डिटर्मिनेंट्स पर, जिसे डायमंड यहाँ पर कहा गया है। फर्स्ट वन इज फैक्टर कंडीशन, रेफर टू अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज जिस कंट्री के पास अच्छे होंगे ऑटोमेटिकली वो उस सेक्टर में अच्छी होगी, उस बिज़नेस में अच्छी होगी। तो रिसोर्सेज सच एज स्किल लेबर, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी। अगर हम इंडिया का एग्जांपल लें तो इंडिया आईटी सेक्टर में उससे बेनिफिट है क्योंकि उसके पास स्किल्ड इंजीनियर है। सेकेंड वन इज़ डिमांड कंडीशन। तो क्या होगा, डोमेस्टिक डिमांड जो है गुड्स और सर्विसेज की, अगर डिमांड होगी तो मार्केट अच्छा होगा और क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाएगा। तो हाई डिमांड ऑफ क्वालिटी ऑटोमोबाइल इन जर्मनी, तो इस वजह से जर्मनी में उसका इनोवेशन है और मैन्युफैक्चरिंग अच्छी है। रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज़, प्रेजेंस ऑफ एफिशिएंट सप्लायर एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्री इन्हांस करती है कॉम्पिटिटिवनेस को बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट और इम्प्रूविंग कोऑर्डिनेशन, जैसे जापान में है। जापान ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है। फोर्थ इज फर्म स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर एंड राइवलरी, रेफर टू हाउ कंपनीज आर ऑर्गेनाइज्ड, मैनेज्ड एंड compete डोमेस्टिकली। तो जब उनमें कंपटीशन होता है तो वो इनकरेज करता है एफिशिएंसी को और इनोवेशन को, सब अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं क्योंकि भाई मुझे पीछे नहीं रहना, आगे बढ़ना है। तो अब एक से एक कॉम्पिटिटर है तो दूसरा उससे भी ज़्यादा मेहनत करेगा, उससे भी अच्छा करेगा। तो स्ट्रॉन्ग राइवलरी अमंग यूएस टेक फर्म लीड द कॉन्टिन्यूस इनोवेशन, दिस इज द एग्जाम्पल। इन एडिशन ऑफ दीज 4, इन 4 फैक्टर्स के अलावा भी ऑल्सो इन्फ्लुएंस द कॉम्पिटिटिवनेस। गवर्नमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। गवर्नमेंट कैसी पॉलिसीज़ बनाती है, क्या रेगुलेशंस लगाती है, इसका भी इससे भी बहुत इम्पैक्ट होता है कि वो सपोर्ट करती है यानी इंडस्ट्रीज़ को, बिज़नेस को। चांस, टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू, नेचुरल डिज़ास्टर्स, ये सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें जो होती हैं उनसे भी बिज़नेस बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। व्हाट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई? व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ एफडीआई फॉर द होस्ट कंट्री? होस्ट कंट्री के लिए इसका क्या बेनिफिट होता है? तो एफडीआई रेफर टू एन इन्वेस्टमेंट made by company or individual of one country into business operation in another country, which the intention of establishing long-term interest and control, generally through ownership of equity, setting up subsidiaries and acquiring firm. होस्ट कंट्री के लिए इसका क्या बेनिफिट है? तो एफडीआई प्रोवाइड करता है सेवरल एडवांटेज टू द होस्ट कंट्री। फर्स्ट इज इट ब्रिंग कैपिटल इनफ्लो विच हेल्प इन इकोनॉमिक ग्रोथ, जो इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत मदद करेगा, डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करेगा। सेकेंडली ये जनरेट करता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बाय सेटिंग न्यू इंडस्ट्रीज़, नई इंडस्ट्रीज़ जब सेट होंगी तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। थर्डली एफडीआई लीड करता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और स्किल डेवलपमेंट को। इट ऑल्सो इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सच एज ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड एनर्जी फैसिलिटीज़। मोरओवर एफडीआई इन्हेंस करता है प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बाय इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन इन डोमेस्टिक मार्केट। डिफ्रेंशिएट बिटवीन मर्जर एंड एक्विजिशन गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल। जून 25 में ये क्वेश्चन आ चुका है बच्चों। मर्जर क्या चीज़ है? मर्जर आपको पता है, मर्जर का मतलब कॉम्बिनेशन, यानी कि मर्ज कर लेना आपस में। जब कंपनीज़ जो है वो या फर्म्स जो है वो म्यूचुअली एग्री कर लेती हैं ज्वाइन करने के लिए और अपनी ओनरशिप को शेयर करती हैं, तो हम उसे कहते हैं मर्जर, ठीक है। इट यूजुअली डन बिटवीन द कंपनीज ऑफ सिमिलर साइज टू अचीव एफिशिएंसी। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लें तो द मर्जर ऑफ वोडाफोन इंडिया और आइडिया
जो है वो मर्ज हो गया था। एक्विजिशन क्या है? एक्विजिशन का मतलब है किसी कंपनी ने टेक ओवर कर लिया है किसी अनदर कंपनी को, उसे परचेज़ कर लिया है ताकि वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाए। ठीक है, इट कैन बी फ्रेंडली, ये फ्रेंडली भी हो सकता है और किसी और तरीके से भी हो सकता है। जैसे फेसबुक ने एक्वायर कर लिया इंस्टाग्राम को, इज़ अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ एक्विजिशन। की डिफरेंसेस क्या है इनके बेटा? फर्स्टली इन अ मर्जर देयर इज़ अ म्यूचुअल एग्रीमेंट, जो हमने पहले ही कहा था कि म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा तभी मर्जर होगा। एक्विजिशन क्या है? एक कंपनी का डोमिनेंट है, यानी उसने डोमिनेट किया है, कंट्रोल किया है दूसरी को। सेकेंडली मर्जर जो है वो रिजल्ट है कि एक नई कंपनी बन रही है। एक्विजिशन का क्या है कि वो क्या हुआ है, उनका ओनर जो है वो एक हो गया, एक बंदा एक बंदा, एक कंपनी, एक फर्म ने जो है वो दूसरे को टेक ओवर कर लिया है। मर्जर आर यूजुअली बिटवीन इक्वल साइज ऑफ फर्म, मर्जर ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम इक्वल साइज फर्म के अंदर होता है। जबकि एक्विजिशन क्या होता है? बड़ी कंपनी, लार्जर कंपनी जो है वो टेक ओवर कर लेती है स्मॉलर वन को। ठीक है, तो कंक्लूजन में आप क्या लिखेंगे? दस वाइल बोथ मर्जर एंड एक्विजिशन मेन, दोनों का एम क्या है? बिजनेस का ग्रोथ करना, एक्सपेंशन करना। ये डिफर है किस तरीके से? टर्म ऑफ कंट्रोल, स्ट्रक्चर और म्यूचुअल कंसेंट के तरीके से। तो दिस इज़ ऑल योर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। होप सो आप अच्छे मार्क्स लाएंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर आवर चैनल, ताकि हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देते रहें जो आपको अच्छे मार्क्स दिलाते रहें। थैंक यू।